नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपने उत्सर्जी तंत्र की या एक्सक्रीटरी सिस्टम की एमसीक्यू क्लास लेके आए हैं। देखो, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। इससे पहले अपने एक या दो क्लासेस जो भी इस तंत्र की अपलोड हुई है वो आप जाकर जरूर लगाएं। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है अपने पास कि निम्नलिखित पदार्थों में से पशु में सबसे अधिक विषैले उत्सर्जी पदार्थ का चयन करो। इसमें भैया ई की मात्रा घटी हुई है क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेक कर लेना। ये तो देखो, सबसे अधिक पशु के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होता है ना, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? एक पशु के अंदर अमोनिया होती है। ठीक है ना। देखो ध्यान से, सबसे पहले अपने सबसे ज्यादा उत्सर्जी पदार्थ नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल के बेस पर अपने जो पदार्थ होते हैं ना, वो टोटल होते कितने हैं? 3 होते हैं। एक तो क्या होती है? यूरिया। दूसरी क्या होती है? यूरिक एसिड अपने पास। और इसके बाद में तीसरा क्या होता है? अमोनिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, सबसे ज्यादा विषैलापन किसके अंदर होता है? थोड़ा सा याद रखना, सबसे ज्यादा विषैलापन होता है अमोनिया के अंदर। तो इसको बाहर निकालने के लिए जल की मात्रा भी क्या चाहिए? सीधी सी बात है, क्या चाहिए? ज्यादा। और ये किसके अंदर होती है? जलीय जंतुओं के अंदर होती है। वे जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया होती है। इतनी बात आपको समझ आ गई। आगे देखो, इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा मतलब मध्यम आकार का विषैलापन किसके अंदर होता है? यूरिया के अंदर। तो इसको जल की मात्रा भी बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए? मध्यम आकार की। आगे बात समझे। और ये पाया जाता है एक तो पाया जाता है किसके अंदर? स्तनधारियों के अंदर। यहाँ किसके अंदर पाया जाता है? स्तनधारियों के अंदर। और दूसरा याद रखना, मनुष्य के अंदर भी उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया ही होती है। आगे बात समझे। इसके बाद में आ जाता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के अंदर जो विषैलापन होता है ना, वो क्या होता है? सबसे कम। तो इसको बाहर निकालने के लिए जल की मात्रा भी क्या चाहिए? कम। इतनी बात समझ आ गई आपको? ठीक है ना। क्या चाहिए? कम चाहिए। अब देखो, ये यूरिक एसिड किसके अंदर मिलता है? तो याद रखना, एक तो जितने भी पक्षी हैं और दूसरा सरीसृप। ठीक है ना। या एक छोटा सा पॉइंट ऐसे याद रख लो कि जो जंतु लगभग बीट करते हैं ना, उसके अंदर उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है? यूरिक एसिड होता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। बीट के आप कभी भी देखना दो भाग होते हैं, एक तो कलरफुल रंगीन और दूसरा रंगहीन। तो रंगीन उसके अंदर जो बना हुआ है ना, वो कौन से एसिड का है? यूरिक एसिड का। इतनी बात समझ आ गई। तो पक्षी और सरीसृप ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं? यूरिकोटैलिक के अंदर। अपने किसके अंदर आते हैं? यूरियोटैलिक के अंदर। और जलीय जंतु किसके अंदर आते हैं? अमोनिया के अंदर। ये टॉपिक क्लियर हो गया। आगे देखो, तो सबसे ज्यादा उत्सर्जित पदार्थ, हानिकारक उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया होती है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। आगे देखो, इसके बाद में अपने पास दूसरा क्वेश्चन है कि गुर्दे लाल भूरे रंग के होते हैं और किस आकार के होते हैं? किडनी, गुर्दा या वृक्क जिसको कहा जाता है, अपनी बॉडी के अंदर इस प्रकार से उनकी आकृति होती है। और इस प्रकार की आकृति किसके जैसी होती है? सेम के बीज के आकार की होती है। याद रखना। आगे बात समझे। या बीन को हिंदी में सेम कहा जाता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। लाल भूरे रंग के उदर गुहा में कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर। आगे बात समझे। 11वीं 12वीं वक्सीय कशेरुका से लेकर कटी कशेरुका तीसरी तक अपने क्या होते हैं? गुर्दे होते हैं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। आगे देखो, इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है कि मानव गुर्दा लगभग मूत्र का उत्पादन कर सकता है गतिक प्रारंभिक क्षालन की तुलना में केंद्रित 4 बार कर सकता है भैया। याद रखना। इतनी बात समझ आ गई। 4 बार इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो क्षणित आता है उससे कितना? तो 4 बार। ठीक है ना। आगे देखो, इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को ग्लोमेरुलस निस्संदन से वापस लाया जाता है। देखो ध्यान से, ग्लूकोज को एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ये यहां पर सक्रिय परिवहन है। आगे बात सुनिए, सक्रिय परिवहन। ग्लूकोज को ग्लोमेरुलस निस्संदन से वापस लाया जाता है। तो ये यहां पर कौन सा परिवहन है? सक्रिय परिवहन। इस प्रकार से अपना बोमेन कैप्सूल होता है। नेफ्रॉन का एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। नेफ्रॉन के वो बोमेन कैप्सूल के अंदर इस प्रकार से 2 ट्यूब अंदर आती है और बाहर निकलती है। इतनी बात समझ आ गई। ये जो भाग है ना नेफ्रॉन का, याद रखना, ये जो भाग है इस नेफ्रॉन का, इसको क्या कहा जाता है? बोमेन कैप्सूल। आगे बात समझे। और इसके बाद में इसको क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ठीक है ना। ग्लोमेरुलस। और इस ग्लोमेरुलस के बाद में ये जो भाग अपने ने बनाया, इसे कहा जाता है पीसीटी। हिंदी में इसको कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है ना। समीपस्थ कुंडलित नलिका। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब देखो, इस पीसीटी पार्ट या समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर सबसे ज्यादा
65 से 70% पदार्थों का रीअब्जॉर्प्शन या पुनर्अवशोषण हो जाता है, जिसमें से एक मुख्य पदार्थ कौन सा है? ग्लूकोज। याद रखना, ग्लूकोज का यहां पर सक्रिय परिवहन होता है। रीजन ये है कि इस समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह। इतनी बात समझ आ गई। इसके अलावा स्पेसिटी पार्ट में इस प्रकार से छोटी छोटी बालनुमा संरचनाएं, और आपको पता है इन्हें क्या कहा जाता है? विलाई कहा जाता है। विलाई का मतलब सूक्ष्म अंकुर, ठीक है ना, सूक्ष्म अंकुर कहा जाता है। अब सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से कि विलाई कहा जाता है। अब इस विलाई के अंदर क्या होगा कि विलाई जहां पर भी शरीर के अंदर पाई जाएगी, याद रखना, विलाई जहां भी शरीर के अंदर पाई जाएगी ना, वहां पर हमेशा पदार्थों का पुनर्अवशोषण होगा। और विलाई जो है ना, वो हमेशा अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती है। जैसे छोटी आंत के अंदर, आगे बात समझे, यहां पर इसके अलावा जब अंडवाहिनी में पाई जाती है तो वहां पर गति कराने का काम करती है। इतनी बात समझ आ गई। तो यहां पर विलाई पाई जाती है। ग्लूकोज का क्या होता है? सक्रिय परिवहन। रीजन ये है कि ग्लूकोज के परिवहन में यहां पर ऊर्जा की खपत होती है। आगे बात समझे, और ऊर्जा देता कौन है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। इतनी बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन आता है कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम किसके अंदर पाया जाता है? टीसीटी पार्ट में। ग्लूकोज का सक्रिय अवशोषण किस पार्ट में होता है? टीसीटी पार्ट में। और ग्लूकोज के पुनर्अवशोषण में, नेफ्रॉन में ऊर्जा की खपत होती है। और इस परिवहन को क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर हो गया? आगे देखो इसके बाद में आगे क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का निस्यंदन होता है, कि रक्त क्षणता कहां पर है? ठीक है ना, कहां पर क्षणता है रक्त? तो रक्त कहां पर क्षणता है? मेलपिजियन निकाय। रक्त का निस्यंदन होता है मेलपिजियन निकाय। मेलपिजियन निकाय किसे कहा जाता है? देखो ध्यान से, इस प्रकार से होता है बोमेन कैप्सूल। इतनी बात समझ आ गई। इस बोमेन कैप्सूल में यहां पर एक ट्यूब आती है इस प्रकार से, और इस ट्यूब को कहा जाता है अभिवाही धमनिका। आगे बात समझे, यहां से ट्यूब बाहर निकलेगी और इसको क्या कहा जाता है? अपवाही धमनिका। और ये बीच में इस प्रकार से छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है, और इन नलिकाओं को क्या कहा जाता है? केशिका कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। इस बोमेन कैप्सूल, इसको क्या कहा जाता है? बोमेन कैप्सूल। इतनी बात समझ आ गई। तो इस बोमेन कैप्सूल प्लस इस केशिका के बड़े हुए जाल, जिसको क्या कहा जाता है? इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई, ग्लोमेरुलस। तो इस बोमेन कैप्सूल प्लस यहां पर ग्लोमेरुलस, ये दोनों यहां पर किसका कार्य करते हैं? ब्लड फिल्ट्रेशन का। जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा ब्लड यहां पर आ गया तो इस ग्लोमेरुलस में इसमें क्या होगा? ब्लड का फिल्ट्रेशन और फिल्टर होकर क्या आ जाएगा? नीचे बोमेन कैप्सूल की तरफ। इतनी बात समझ आ गई। इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? मेलपिजियन बॉडी बोला जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेलपिजियन बॉडी कहा जाता है। और ये जो मेलपिजियन बॉडी है ना, ये यहाँ पर रक्त का निस्यंदन का मतलब होता है छानना, ठीक है ना। तो छानने का क्या करती है? कार्य करती है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। आगे देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोडायलिसिस, ठीक है ना, डायलिसिस रोगी का होने में मदद करता है। हीमोडायलिसिस किसकी कंडीशन में होता है? यूरेमिया। याद रखना, यूरेमिया का मतलब होता है, ये एनीमिया नाम है, ठीक है ना। यूरेमिया का मतलब क्या होता है? यूरेमिया का मतलब होता है रक्त में किसकी मात्रा? यूरिया की मात्रा का बढ़ जाना, ठीक है ना। रक्त में यूरिया की मात्रा का क्या हो जाना? बढ़ जाना। और इसके बाद में जो अपने प्राकृतिक किडनी है, दोनों की दोनों, वो इसमें क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। आगे बात सुनने, और आर्टिफिशियल किडनी का यूज करने पर इस बीमारी को क्या कहा जाता है? हीमोडायलिसिस कहा जाता है। एनीमिया होती है आरबीसी की कमी, ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये किसकी कमी होती है? आरबीसी की कमी। आगे बात सुनने, और गोइटर क्या होता है? आयोडीन की कमी, ठीक है ना। आयोडीन की कमी के कारण गला सूज जाना, ठीक है ना, गला सूज जाना और सूज कर नीचे लटक जाना। आगे बात सुनने, और इसके बाद में मधुमेह मतलब रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाना, ठीक है ना, रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाना, इसे क्या कहा जाता है? मधुमेह कहा जाता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। चारों ऑप्शन समझ आ गए। आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि कौन सी रुधिर वाहिनी में यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? कौन सी रुधिर वाहिनी में यूरिया की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? और क्या बात समझे, ठीक है ना। देखो ध्यान से, कौन सी रुधिर वाहिनी में पाई जाती है? तो यकृतीय जो शिरा होती है, हिपैटिक वेन जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है? हिपैटिक
वेन, और इस हिपेटिक वेन के अंदर सबसे कम मात्रा किसकी पाई जाती है? यूरिया की पाई जाती है, याद रखना। आगे बात समझे, आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि किन में अमोनिया प्रमुख रूप से नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होती है? उभयचर, पक्षी, टैडपोल, सरीसृप। मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा अमोनिया जलीय जंतुओं के अंदर पाई जाती है, क्योंकि अमोनिया का विषैलापन क्या होता है? ज्यादा। तो विषैलापन ज्यादा होने के कारण उसको बाहर निकालने के लिए जल की मात्रा उतनी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो जल की मात्रा देखो ध्यान से, जल की मात्रा उभयचर मतलब वे जंतु जो जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उभयचर नहीं होगा। इसके बाद में पक्षी नहीं होगा। इसके बाद में सरीसृप जो रैंक कर चलते हैं वो नहीं होगा। टैडपोल होता है मेंढक का लार्वा, याद रखना। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? टैडपोल। और ये जो लार्वा है ना, ये किसके अंदर पाया जाता है? ये पानी के अंदर ही पाया जाता है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होगा? टैडपोल वो नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया पाया जाता है। और मेंढक अगर बाहर है, जल से बाहर है, वयस्क अवस्था में आने के बाद में ये इसकी लार्वा अवस्था होती है। आई क्या बात समझे? जब वयस्क अवस्था में आ जाएगा तो स्थल पर चला जाएगा। स्थल पर जाने के बाद में इसके अंदर नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ क्या बनने लग जाएगा? यूरिया बनने लग जाएगी। इतनी बात समझ आ गई? आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि बोमेन संपुट में रक्त में लाने वाली रुधिर वाहिनी क्या कहलाती है? बोमेन संपुट के अंदर जो रक्त लेके आती है वो रुधिर वाहिनी क्या कहलाती है? देखो ध्यान से, क्या कहलाती है? अभिवाही, अपवाही, वर्कीय सीरा और इसके बाद में वर्कीय निवाहिका सीरा। दो ट्यूब खुलती है इस प्रकार से। ये है बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल, कप के आकार का, नीचे जुड़ी होती है पीसीटी। आगे बात समझे, इस प्रकार से जो ट्यूब आकर खुलती है, इस प्रकार से ट्यूब क्या निकलती है? बाहर निकलती है। आगे बात समझे, पीछे पढ़ा के आए हूं मैं। ये जो धमनिका है ना, ये क्या कहलाती है? अभिवाही, ठीक है। और इसके बाद में इसे क्या कहा जाता है? अपवाही। अभिवाही को इंग्लिश में एफरेंट आर्टरियोल और अपवाही को इफरेंट आर्टरियोल। इससे ब्लड जो है ना वो हमेशा आता है, किसके अंदर आता है? इस ग्लोमेरुलस के अंदर आता है। इससे ब्लड हमेशा क्या निकलता है? बाहर। और अपवाही आगे चलकर किसका निर्माण करती है? वासा रेक्टा का निर्माण करती है। इतनी बात समझ आ गई? तो इस बोमेन संपुट के अंदर रक्त लेके आने वाली ट्यूब का नाम क्या है? अभिवाही धमनिका। इतनी बात आपको समझ आ गई, क्लियर हो गई? आगे देखो इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया किससे व्युत्पन्न होती है? ठीक है ना, यूरिया किससे व्युत्पन्न होती है? वसा से, एमिनो अम्ल से, कार्बोहाइड्रेट से और यूरिक अम्ल से। कार्बोहाइड्रेट से तो ग्लूकोज बनती है भैया, वसा से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनते हैं, और इसके बाद में यूरिक अम्ल होता ही नहीं है। तो अब देखो किससे बन जाएगी? एमिनो एसिड से बनती है। और एमिनो एसिड से चलकर क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन जब टूटती है तो एमिनो एसिड बनती है। एमिनो एसिड से क्या बनती है अपने शरीर में? यूरिया बनती है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेलपिजियन स्वेदाणु किसके अंदर? मेलपिजियन स्वेदाणु किसमें पाए जाते हैं? मेडुला में, कोर्टेक्स में, पेल्विस में और पिरामिड में। ठीक है ना, किसके अंदर है? पिरामिड। इतनी बात समझ आ गई? देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए अपनी किडनी के पार्ट होते हैं दो, ठीक है ना। मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, देखो ध्यान से। अपनी जैसे मान लीजिए ये किडनी है, इतनी बात समझ आ गई? इस किडनी के पार्ट मिलेंगे दो इस प्रकार से। एक तो यहाँ पर छोटी छोटी कोन लाइक या ट्रायंगुलर शेप की स्ट्रक्चर जिसे रीनल पिरामिड कहा जाता है, और ये जो भाग है ना ये क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। इतनी बात समझ आ गई? ये पूरा का पूरा प्रीतिय भाग क्या कहलाता है? कोर्टेक्स। ठीक है ना। अब देखो एक इसमें से एक नेफ्रॉन को जब आपने बाहर निकाल लिया, इस प्रकार से एक नेफ्रॉन को जब बाहर निकाल लिया तो ये होती है पीसीटी इस प्रकार से। इसके बाद में लूप ऑफ है हैंडले और इसके बाद में डीसीटी। इतनी बात समझ आ गई? और इसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट। इस प्रकार से जब आप नेफ्रॉन का सेक्शन काटोगे तो ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? कोर्टेक्स। इतनी बात समझ आ गई? नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? मेडुला। ठीक है ना, कोर्टेक्स और मेडुला। तो हैंडले का लूप हमेशा किसमें मिलता है? मेडुला पार्ट में। और ये जो अभी क्वेश्चन है मेलपिजियन बॉडी, ये कौन से पार्ट के अंदर हो गई? इसके अंदर है, कोर्टेक्स के अंदर। आगे बात समझिए, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना ऊपर वाला, ये क्या कहलाता है? मेलपिजियन बॉडी कहलाता है। मतलब बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इनको मिलाकर मेलपिजियन बॉडी कहा जाता है। ये कौन से पार्ट के अंदर है? कोर्टेक्स पार्ट के अंदर। तो ये अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, कि वर्कीय नलिका में केशिका गुच्छ, वर्कीय नलिका में केशिका गुच्छ निस्संदन से क्लोराइड आयनों का पुनर्अवशोषण किस प्रक्रिया से किया जाता है? किस प्रक्रिया से किया जाता है? सक्रिय परिवहन, विसरण, प्राशन और ब्राउनीय गति। किस प्रक्रिया से? विसरण, डिफ्यूजन। मतलब किसी भी आयनों का, किसी भी गैसेस का, किसी भी पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है?
क्या कहलाता है, विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। तो हमेशा क्लोराइड आयनों का जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा, विसरण प्रक्रिया या सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा किया जाएगा। आगे देखो इसके बाद में है कि वासा रेक्टा किसके चारों ओर परिनलिकीय केशिकाएं हैं, किसके चारों ओर की परिनलिकीय केशिकाएं हैं। आहार नाल की पश्च भाग, ये तो होता ही नहीं है, पाचन तंत्र का भाग आ गया। डीसीटी लूप ऑफ हेनले और डीसीटी नहीं होता है, नहीं होता है, क्या आ जाएगा, लूप ऑफ हेनले। किस प्रकार से वासा रेक्टा बनती है, ये आपका हो गया बोमेन कैप्सूल, ये हो गई अभिवाही धमनिका, ये हो गया ग्लोमेरुलस, इसके बाद में ये हो गई अपवाही धमनिका, ये हो गया पीसीटी, पीसीटी के बाद में इस प्रकार से, और ये हो गया लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले का ये भाग हो गया डीसीटी। कितनी बात समझ आ गई। ये है अपना कौन सा पार्ट है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना, लूप ऑफ हेनले। और ये कौन सी धमनिका है, अभिवाही धमनिका, और ये कौन सी है, अपवाही धमनिका, ठीक है। अब देखो इसे क्या कहा जाता है, बोमेन कैप्सूल। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ये जो अपवाही धमनिका है ना, ये अपवाही धमनिका आगे चलकर इस प्रकार से यू आकार की संरचना के चारों ओर, यू आकार की संरचना होती कौन सी है, लूप ऑफ है हेनले, इसके चारों ओर इस प्रकार से इसको क्या कर लेती है, घेर लेती है। क्योंकि जब पदार्थों का अवशोषण होगा ना, तो सीधे पदार्थ वापस ब्लड से बाहर निकले थे और ब्लड के अंदर ही चले गए। इतनी बात समझ आ गई। तो कौन सा आ जाएगा, वासा रेक्टा किसके चारों परिनलिकीय केशिकाएं, लूप ऑफ है हेनले के। ये जो संरचना मैंने यहाँ पर इस कलर से बनाई है ना, इसे क्या कहा जाता है, वासा रेक्टा कहा जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि हेनले का लूप किन में पाया जाता है, हेनले का लूप किन में पाया जाता है। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था पीसीटी, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, आगे बात समझे, कुछ डीसीटी का पार्ट और कुछ कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट, ये तो होते हैं किसमें, कोर्टेक्स वाले पार्ट में। आगे बात समझे, और बच गया कौन सा, मेडुला, ठीक ना। मेडुला के अंदर आपके क्या मिलेंगे, लूप ऑफ हेनले मिलेंगे। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के व्रत ठीक से कार्य नहीं करे तो उसके रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है भैया कि व्रत का कार्य क्या होता है, एक किडनी का कार्य क्या होता है, किडनी का कार्य होता है कि उसके उस ब्लड से नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल को क्या करना, अलग करना। नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी के अंदर होता है कौन सा है, यूरिया। और किडनी ठीक तरीके से कार्य नहीं करेगी, आगे बात सुनने, किडनी ठीक तरीके से कार्य नहीं करेगी तो रक्त के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। आज क्या बात समझ, क्योंकि किडनी ठीक से कार्य कर नहीं रही है और ब्लड है वो फिल्टर होगा नहीं, और ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो उससे यूरिया भी अलग नहीं होगी। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें कॉकरोच, केंचुए व खरगोश के अंदर उत्सर्जी अंगों के नाम बताइए। खरगोश की संरचना अपने जैसी होती है, तो इसके अंदर अपने अंदर किडनी मिलती है, तो किडनी किडनी किडनी, एक ऑप्शन कट गया, कौन सा, चौथा। इतनी बात समझ आ गई। कैंचुआ, कैंचुए के अंदर होती है नेफ्रीडिया, याद रखना क्या होती है, नेफ्रीडिया। इतनी बात समझ आ गई। कैंचुए के अंदर होती है नेफ्रीडिया, ठीक है ना। और नेफ्रीडिया के अंदर देखो ध्यान से, नेफ्रीडिया दूसरे ऑप्शन में नेफ्रीडिया देखो कौन सा दिया है, ये मेलपिजियन ट्यूब्यूल कट गया, मेलपिजियन ट्यूब्यूल कट गया, एक आ गया कौन सा, कॉकरोच के अंदर उत्सर्जी अंग कौन सा पाया जाता है, मेलपिजियन बॉडी। कैंचुए के अंदर मेलपिजियन नलिका, और इसके बाद में खरगोश के अंदर किडनी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि स्तनधारियों का नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है। स्तनधारियों का नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है, अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। तो कौन सा आ जाएगा, अपने बॉडी के अंदर नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ, बार बार बता रहा हूं, कौन सा बनता है, यूरिया बनता है। अपने किसके अंदर आते हैं, स्तनधारियों के अंदर आते हैं, तो नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ कौन सा हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। आगे देखो इसके बाद में है कि स्तनधारियों की किस रक्त वाहिनी में सर्वाधिक यूरिया पाई जाती है, सर्वाधिक यूरिया पाई जाती है। तो किसके अंदर पाई जाती है, यकृतीय शिरा के अंदर पाई जाती है। आगे बात समझे, ठीक है ना, यकृतीय शिरा के अंदर पाई जाती है। आगे देखो इसके बाद में क्वेश्चन है कि किन जंतुओं में अमोनिया प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ होता है। देख लीजिए, जलीय जंतु देखने भैया, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि जलीय जंतुओं के अंदर उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है, अमोनिया। ऊंट जलीय होता है क्या, नहीं होता, तो कट गया। इतनी बात समझ आ गई। कछुए जलीय होते हैं, ठीक है ना, और स्तर पर ऊपर भी पाए जाते हैं, तो क्या आ गई, गलत हो गया। उपास्थल मछलियां नहीं है, ठीक है ना, कुछ जो है ना पानी के बाहर भी पाई जाती है। इतनी बात समझ आ गई। तो स्वच्छ जलीय मछलियां वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई।
आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि ऑर्निथिन चक्कर में अपशिष्ट पदार्थों का कौन सा युग्म रक्त से हटा दिया जाता है? कौन सा अपशिष्ट हटा दिया जाता है? अमोनिया बढ़ती नहीं है, ठीक है, अमोनिया बढ़ती नहीं है। सोडियम, यूरिया व सोडियम लवण, सोडियम चाहिए भैया शरीर के लिए। आगे बात सुनने, तो बच गया कौन सा? CO2 और यूरिया। CO2 और यूरिया ना, वो दोनों के दोनों क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। एक तो अपशिष्ट गैस है और दूसरा अपशिष्ट नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ है। इन्हें क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। इस ऑर्निथिन साइकिल का दूसरा नाम क्रैब हेंसेलिड साइकिल होता है और ये चलता कहां पर? अपने कहां पर चलता है? लीवर के अंदर चलता है। तो लीवर के अंदर ये जो साइकिल चलता है, तो इससे यूरिया को क्या कर दिया जाता है? अलग हटा दिया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शुद्ध निस्यंदन दाब NEFP? NEFP का NEFP नाम है ये पूरा भैया, याद रखना। NEFP आगे बात सुनने को परिभाषित करता है, याद रखना। NEFP की फुल फॉर्म होती है नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। आगे बात समझे, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, प्रभावी निस्यंदन कुल दाब। इतनी बात समझ आ गई। प्रभावी निस्यंदन कुल दाब होता है कौन सा? GHP माइनस BCOP प्लस CHP, ठीक है। देखो ध्यान से, NEFP की फुल फॉर्म देखिए। NEFP होती है नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। आगे बात समझे, और इसके बाद में यहां पर जो अपने उत्तर दिया है GHP की होती है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद में दूसरी होती है BCOP, कोलोइडल, पूरा नाम होता है कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। और इसके बाद में तीसरा है CHP की फुल फॉर्म होती है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है ना, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इतनी बात समझ आ गई। नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है कि आप देखो, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का मतलब होता है कि बोमेन कैप्सूल या बोमेन कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस है ना, वो कितना प्रेशर लगाएगा जिससे ब्लड का लिक्विड पार्ट है वो अलग हो जाएगा, सॉलिड पार्ट है वो क्या हो जाएगा? अलग। इसके बाद में प्रेशर लगाने के बाद में दूसरा कौन सा? कोलोइडल प्रेशर मैंने आपको बताया था, ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है, कौन सी? एल्ब्यूमिन, और एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण ये प्रेशर लगता है। इतनी बात समझ आ गई। खुद कैपिलरी कितना प्रेशर लगाती है वो। आगे बात समझे, तो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर आएगा कि जब आप GHP में से माइनस कर दोगे BCOP प्लस CHP, तो आपका क्या आ जाएगा? नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये होता है भैया, ये होता है लगभग GHP ना, ये होता है लगभग 60 से 65 mm ऑफ Hg, या कई किताबों में इसको 75 से 80 mm ऑफ Hg भी लिखा हुआ आता है। ये जो BCOP होता है ना, ये होता है कम से कम लगभग 35 से 40 mm ऑफ Hg। आगे बात सुनने, और ये जो CHP है ना, ये भी इतना ही होता है 25 से 30 mm ऑफ Hg। आपका नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू बस इतना याद रख लेना, वो होता है 10 mm ऑफ Hg, 10 से 15 याद रख लेना, 10 से 15 mm ऑफ Hg। ये आपका क्या होता है? नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में आगे अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोडोसाइट सेल किस में उपस्थित होती है? पोडोसाइट सेल किस में उपस्थित होती है? मैंने उस क्लास के अंदर आपको बताया था कि पोडोसाइट सेल इस प्रकार से बोमेन कैप्सूल के अंदर अभिवाही धमनिका, अभिवाही के अंदर अपवाही, और इसके बाद में ये PCT। यहां पर अपना एक जाल बनता है और उस जाल को क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस के अंदर यहां पर छोटी छोटी क्या पाई जाती है? सेल पाई जाती है। इन सेल को क्या कहा जाता है? पोडोसाइट। आगे बात समझे, चार पोडोसाइट सेल मिलकर इस प्रकार से 4 पोडोसाइट सेल जुड़ती है। इस प्रकार से एक, दूसरी ये हो गई, तीसरी हो गई ये। इतनी बात समझ आ गई। और चौथी हो गई ये। तो यहां पर बिल्कुल सेंटर में यहां पर एक छोटा सा क्या बनता है? छिद्र बनता है, और इस छिद्र को क्या कहा जाता है? स्लिट पोर। आगे बात समझे, स्लिट पोर। और इस स्लिट पोर से यहां पर दोबारा देखिए कि एक पोडोसाइट सेल हो गई, दूसरी पोडोसाइट सेल हो गई ये, इसके बाद में तीसरी हो गई ये, और इसके बाद में चौथी क्या हो गई? ये। इतनी बात समझ आ गई। तो बिल्कुल इनके सेंटर में आपको यहां पर छोटा सा छिद्र दिखाई देगा, ठीक है ना। ये तो हो गई क्या? पोडोसाइट सेल, ठीक है, पोडोसाइट सेल। और पोडोसाइट सेल होती है 4, इन चारों के बीच में छोटा सा छिद्र स्लिट पोर कहा जाता है, और इस स्लिट पोर का साइज होता है 0.1 mm। इतनी बात समझ आ गई। और अब क्या होता है कि पोडोसाइट सेल होती किसके अंदर है? तो पोडोसाइट सेल आपके किसके अंदर होती है? देखो, परिनलिकीय जाल,
अभिवाही धमनिका, अपवाही धमनिका और बोमेन बोमन कप, ठीक है ना, किसके अंदर मिलेगी? बोमेन कैप्सूल के अंदर। और ग्लोमेरुलस नाम आ जाए तो वो भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझे, आगे देखो इसके बाद में क्वेश्चन है कि बोमेन से कौन से जंतु यूरिकोटैलिक होते हैं? कौन से जंतु यूरिकोटैलिक होते हैं? ठीक है ना, यूरिकोटैलिक होते हैं। तो एक तो पक्षी देख लीजिए, या तो पक्षी दिया हुआ मिलेगा आपको, या आपको क्या मिलेगा? सरीसृप दिया हुआ मिलेगा। ध्यान से देखो कि पहले तो पक्षी और दूसरा क्या मिलेगा? सरीसृप। ठीक है, तो देखो इसमें रोहू मेंढक गलत हो गया। ठीक है, छिपकली और कोआ ये भी क्या? छिपकली और कोआ ये भी क्या हो गए? गलत। इसके बाद में नहीं, छिपकली और कोआ ये तो हो ही गए। इतनी बात समझ आ गई? देखो ध्यान से, छिपकली और कोआ, पहला तो है रोहू मेंढक, ये दोनों गलत हो गए। दूसरा छिपकली और कोआ, एक तो आ गया सरीसृप और दूसरा क्या आ गया? पक्षी। ये क्या हो गया? सही। ये ऊंट और मेंढक गलत हो गए। कैंचुआ और बाज ये भी क्या हो गए? दोनों दोनों गलत। तो अपना कौन सा हो जाएगा? छिपकली और कोआ। मतलब एक तो पक्षी वर्ग और दूसरा सरीसृप में से अगर आपको कोई जंतु मिले तो वो क्या होती है? यूरिकोटैलिक। इतनी बात समझ आ गई? आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि वृक्क में पथरी उत्पन्न होने का कारण क्या है? किडनी के अंदर पथरी होने का कारण है कैल्शियम और फॉस्फेट के ऑक्जेलेट का डीकंपोजिशन या जमाव। आगे बात समझे तो इधर देखो, रेत के कणों का जमाव नहीं होता है, प्रोटीन का जमाव नहीं होता है, ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण का जमाव होने लग जाएगा आपकी किडनी के अंदर, जिसके कारण क्या हो जाएगी? पथरी हो जाएगी। और इस डिजीज को कहा क्या जाता है? इसको कहा जाता है रीनल कैल्कुलाई। याद रखना, रीनल कैल्कुलाई या वर्कीय पथरी कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई? आगे देखो इसके बाद में आगे क्वेश्चन है कि वर्काणु द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? यूरिया का संश्लेषण नहीं किया जाता है भैया। पुनर्शोषण भी होता है, छानने के बाद में स्त्रावण भी होता है, मतलब कुछ पदार्थों का स्त्रावण भी करती है, निषेधन मतलब छानती भी है, लेकिन यूरिया संश्लेषण नहीं होता है। यूरिया संश्लेषण आपके शरीर में कहां पर होता है? यूरिया संश्लेषण होता है आपके शरीर में लीवर के अंदर होता है। इतनी बात आपको समझ आ गई? ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब्स साइकिल के थ्रू। ठीक है, आगे देखो इसके बाद में आगे क्वेश्चन है कि एल्डोस्टेरोन किसके पुनर्शोषण को प्रेरित करता है? दो हार्मोन का नाम बता रहा हूं मैं। एक का नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसी का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। और दूसरा हार्मोन कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। आगे बात समझे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमेशा जल के पुनर्शोषण के विपरीत बनता है। आगे बात समझे, जल का जितना ज्यादा एडीएच उतना ही कम जल का पुनर्शोषण, जितना कम एडीएच उतना ही जल का ज्यादा पुनर्शोषण। आगे बात समझे, एल्डोस्टेरोन है ना, वो हमेशा आयनों का पुनर्शोषण करता है। याद रखना, किसका करता है? आयनों का। और सबसे ज्यादा कौन से आयनों का? सोडियम आयनों का पुनर्शोषण करता है। इतनी बात आपको समझ आ गई? आगे देखो इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में केशिका गुच्छ के लिए प्रभावी निस्यंदन औसत दाब कितना होता है? ये आ गया वो पीछे वाला क्वेश्चन, NEFT, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। और मैंने आपको वैल्यू बताई थी इसी क्वेश्चन में, कितना होता है? +10 mm ऑफ Hg होता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी? आगे देखो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि यूरिया का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरिया का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम आपके किससे बनते हैं? आरबीसी से। आरबीसी से बनते कहां पर है? लीवर के अंदर। जब टूटती है तो दो वर्णक बनते हैं, बिलीरुबिन और दूसरा कौन सा? बिलीवर्डिन। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? यूरोक्रोम। कलर कैसा? पीला। पीला कलर होने के कारण मूत्र का रंग भी कैसा होता है? पीला रंग होता है। तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग कैसा? पीला। आगे बात समझे, आगे देखो इसके बाद में इसमें है आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जल के प्रति अपारगम्य होता है? देखो ध्यान से, एक छोटी सी बात सुनो कि कौन सा जल के लिए अपारगम्य होता है। इस प्रकार से अपने बोमेन कैप्सूल एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये है पीसीटी। पीसीटी के बाद में आ गया लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की दो भुजाएं होती है भैया, ठीक है, दोनों का काम अलग अलग होता है। देखो ध्यान से, ये तो कौन सा आ गया? बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट। आगे बात समझे, इसके बाद में ये आ गई पीसीटी या समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये है अपना लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना, लूप ऑफ हेनले। ये सभी पदार्थों का अवशोषण करती है। इसके बाद में डीसीटी भी करती है, हार्मोन की प्रेजेंस में करती है। ये आ गई अपनी कौन सी? कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन ये लूप ऑफ हेनले की दो भुजाएं होती है। इस भुजा को कहा जाता है डिसेंडिंग, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? डिसेंडिंग। और डिसेंडिंग को हिंदी में कहा जाता है अवरोही, और इसको कहा जाता है असेंडिंग। असेंडिंग को क्या कहा जाता है? आरोही। आगे बात समझे, इतना याद रखना
कि डिसेंडिंग जो होती है ना वो किसके लिए पारगम्य होती है, जल के लिए, ठीक है ना, जल के लिए ये क्या होती है, पारगम्य। और इसके बाद में आयनों के लिए ये क्या होती है, आयनों के लिए क्या होती है, अपारगम्य, आयनों के लिए अपारगम्य। इतनी बात समझ आ गई। असेंडिंग में उल्टा हो जाएगा, असेंडिंग में आयनों के लिए तो क्या हो जाएगी, आयनों के लिए पारगम्य, आगे बात समझे। और इसके बाद में जल के लिए क्या हो जाएगी, जल के लिए अपारगम्य। इतनी बात समझ आ गई। अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि जल के लिए, जल के प्रति अपारगम्य होती है, तो आरोही भुजा, किसकी भुजा, आरोही भुजा, किसकी, लोको फैलने की आरोही भुजा जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है। आगे बात समझ, क्वेश्चन समझ आ गया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है कि कौन सा पदार्थ मुख्यतः किडनी के कार्य के प्रशिक्षण के लिए उपयोग में आता है, कौन सा पदार्थ है मुख्यतः वर्ग के कार्य के प्रशिक्षण में उपयोग होता है, क्रिएटिनिन, सोडियम आयन, इसके बाद में इन्युलिन और इसके बाद में यूरिया। तो कौन सा पदार्थ मुख्यतः वर्ग के कार्य के प्रशिक्षण में उपयोग होता है, यूरिया होती है भैया। आई क्या बात समझे, यूरिया होती है वो किडनी के प्रशिक्षण में क्या क्या ली जाती है, यूज में ली जाती है। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में है कि केशिका गुच्छ निषंदन के उपयोगी पदार्थों का पुनर्अवशोषण किस में होता है, केशिका गुच्छ के निषंदन के उपयोगी पदार्थों का पुनर्अवशोषण कहां पर होता है, या पुनर्अवशोषण किस में ज्यादा होता है, किस में, देखो पुनर्अवशोषण यहां पर भी होता है, आयनों का और जल का पुनर्अवशोषण यहां पर भी होता है। आगे बात समझे, पुनर्अवशोषण यहां पर भी होता है। इतनी बात समझ आ गई। लेकिन सबसे ज्यादा पुनर्अवशोषण कहां पर होता है, याद रखना कहां पर है, इस समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसमें इसको क्या कहा जाता है, पीसीटी। रीजन ये है, कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। और ब्रश बॉर्डर जो एपिथेलियम होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, विलाई या सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, जो पदार्थों का क्या करते हैं, पुनर्अवशोषण करते हैं। आगे इतनी बात समझे। अब देखो आगे, आगे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि रक्त का कौन सा घटक वर्ककों से परिसंचरित होने के बाद भी अपरिवर्तित रहता है। रक्त का कौन सा घटक, देखो यूरिया, रक्त से वर्ककों से परिसंचरण होने के बाद नीचे चली जाएगी। आगे बात समझने, गलत हो गया, गलत हो गया, यूरिया सारी की सारी गलत हो गया। आगे देखो, ग्लूकोज है वो ग्लूकोज के अंदर ही बनी रहती है, प्रोटीन प्रोटीन के जैसे ही होते हैं। आगे बात समझने, तो ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि ग्लूकोज आगे टूट जाए या प्रोटीन आगे टूट जाए, इसका पुनर्अवशोषण कर लिया जाता है इन दोनों का। कहां पर, समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडीएच किसकी जलीय पारगम्यता को नियंत्रित करता है, किसकी जलीय पारगम्यता को नियंत्रित करता है। एडीएच है ना, वो किसकी जलीय पारगम्यता को नियंत्रित करता है, देखो ध्यान से, किस प्रकार से एडीएच किसकी जलीय पारगम्यता का नियंत्रण करता है, ठीक है। एडीएच किसकी जलीय पारगम्यता का क्या करता है, नियंत्रण करता है। एडीएच करता है जलीय पारगम्यता लूको फैलने के अंदर, समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर, दुरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर, और इसके बाद में बोमेन संपुट के अंदर। कुंडलित नलिका, इसके बाद में दुरस्थ कुंडलित नलिका, दुरस्थ भाग और बोमेन संपुट। देखो लूको फैलने में अपने आप ही हो जाता है। आगे बात समझे, समीपस्थ कुंडलित नलिका में अपने आप ही हो जाता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के कारण। बोमेन संपुट से फिल्टर होकर नीचे आ जाता है। दुरस्थ कुंडलित नलिका, दुरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर प्रोटीन के चैनल पाए जाते हैं, जिसके कारण एडीएच और जल की पारगम्यता का क्या करता है, नियंत्रण करता है उसके पुनर्अवशोषण में। आगे बात समझे। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में क्वेश्चन है कि ग्लोमेरुलस में संपुट के द्रव्य के छानन हेतु प्रभावी दाब कितना होता है, तो प्रभावी दाब कितना होता है, 10 से 20 mmHg। आगे बात समझे। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है, हेनले के लूप की आरोही भुजा किसके लिए पारगम्य होती है। अभी बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में, आयनों के लिए पारगम्य होती है। कौन से आयनों के लिए, सोडियम आयनों के लिए। किसके लिए अपारगम्य होती है, पूछ ले तो, जल के लिए अपारगम्य होती है। अवरोही भुजा किसके लिए पारगम्य होती है, जल के लिए। और किसके लिए अपारगम्य, आयनों के लिए। दोनों उल्टी होती है एक दूसरे की। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि आमतौर पर मूत्र का उत्सर्जन होता है, आमतौर पर मूत्र का उत्सर्जन कितना होता है, 300 से 400 ml पर बार। आगे बात समझे, 300 से 400 ml पर बार होता है। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में वर्कक के द्वारा कौन सा हार्मोन बनता है, किडनी के द्वारा कौन सा हार्मोन बनता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इरिथ्रोपोइटिन। और अगर आपको याद है तो इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है, आरबीसी का निर्माण। तो अगर आपकी बीपी लो हो जाए ना, या पहाड़ी क्षेत्रों पर चले जाओ, तो ये इरिथ्रोपोइटिन किडनी में बढ़ने के बाद में आपके कहां पर चला जाएगा,
आरबीएम, आरबीएम का मतलब रेड बोन मैरो, और रेड बोन मैरो के अंदर जाने के बाद में वहां पर स्टेम सेल को एक्टिव कर देगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या बन सके, आरबीसी, ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति हो और आपकी बीपी वापस से बिल्कुल एकदम नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाए। इतनी बात समझ आ गई। तो किडनी के द्वारा इरिथ्रोपोइटिन बनता है जो आरबीसी के अंदर, आरबीएम के अंदर आरबीसी निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करता है। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र में एल्ब्यूमिन आने का कारण क्या है। मूत्र में एल्ब्यूमिन आने का कारण क्या है। एल्ब्यूमिन एक टाइप की क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन है। आपकी मेलपिजियन बॉडी, पीछे जो कराया था बोवेन कैप्सूल के अंदर, मेलपिजियन बॉडी के अंदर छोटे छोटे छिद्र जिन्हें स्लिट पोर कहा जाता है, वो अगर नष्ट हो गई, मतलब मेलपिजियन बॉडी नष्ट हो गई या वो छिद्र नष्ट हो गए, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन सबसे छोटी है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन छनकर नीचे आने लग जाएगी। तो देखो क्वेश्चन, मेलपिजियन कणिका के नष्ट होने के कारण जो है ना, वो क्या आने लग जाएगा, नीचे आने लग जाएगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। आगे देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम किसका अभिलक्षण होती है। बार बार प्रत्येक क्वेश्चन में बता रहा हूं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम किसके अंदर पाई जाती है, समीपस्थ कुंडलित नाम है, ये कुंडलित नलिका के अंदर पाई जाती है, और लगभग 65 से 70% पदार्थों का क्या कर लेती है, ये पुनर्अवशोषण कर लेती है। इतनी बात आपको समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसीटी में निम्न में से किसका पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। पीछे कराया था, किसका हो जाता है, ग्लूकोज। रीजन वही है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के कारण इसका क्या हो जाता है, पूर्णतः अवशोषण, या छोटे छोटे बिलाई के कारण। आगे बात समझे। अब इसके बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोमेरुलस के निस्यंदन में क्या होता है। ग्लोमेरुलस के निस्यंदन में क्या होता है, कोशिकाओं में प्रोटीन रहित रक्त, शर्करा रहित प्लाज्मा, प्रोटीन युक्त परंतु कोशिकाओं रहित रक्त और यूरिया रहित रक्त। ग्लोमेरुलस के निस्यंदन में क्या होता है, ग्लोमेरुलस के निस्यंदन में कोशिकाओं व प्रोटीन रहित रक्त, शर्करा रहित प्लाज्मा, प्रोटीन युक्त परंतु कोशिकाओं रहित रक्त और यूरिया रहित रक्त। तो कोशिकाएं भी नहीं पाई जाती और प्रोटीन भी नहीं पाए जाते हैं। आगे बात समझे, यूरिया होती है, ठीक है। इसके बाद में प्रोटीन युक्त, ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक है ना, और शर्करा रहित, तो कोशिकाएं भी नहीं होती है और प्रोटीन भी नहीं होती, मतलब आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फ ये नहीं होती है। प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन भी नहीं होती है। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति क्या कहलाती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हिम नाम कहीं पर देख लीजिए, कौन सा है, हेमेटोयूरिया। ग्लाइकोसूरिया होती है, मतलब मूत्र के अंदर ग्लूकोज की उपस्थिति। कीटोयूरिया होती है मूत्र के अंदर कीटोन बॉडी की उपस्थिति। आगे बात समझे, तो हेमेटोयूरिया क्या हो जाएगी, मूत्र के अंदर आरबीसी की उपस्थिति क्या कहलाती है, हेमेटोयूरिया। इतनी बात समझ आ गई। एक व्यक्ति जो भोजन में पेय पदार्थ ग्रहण नहीं करता, उसके मूत्र में क्या हो सकता है, उसके मूत्र के अंदर क्या हो सकता है, उसके मूत्र के अंदर हो सकती है कम यूरिया, ठीक है ना, कम यूरिया हो सकती है, क्योंकि पानी का यूज कम करेगा। तो सीधी सी बात है कि ब्लड के अंदर लिक्विड मटेरियल क्या मिलेगा, या ब्लड के अंदर पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। जितना ब्लड के अंदर पानी की मात्रा कम होगी, उसका फिल्ट्रेशन उतना ही क्या होगा, कम होगा, तो कम यूरिया होगी। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि एक व्यक्ति अपने भोजन में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन ग्रहण करता है, तो किसका उत्सर्जन अधिक करेगा, किसका उत्सर्जन अधिक करेगा। सीधी सी बात है, यूरिया का, क्योंकि प्रोटीन टूटेगा तभी तो एमिनो एसिड बनेंगे, और एमिनो एसिड बनेगा तभी उसके शरीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगी, यूरिया बनेगी। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो, निम्न में से कौन सा पसीने के अंदर उपस्थित है, कौन सा पसीने के अंदर उपस्थित नहीं होता है, कौन सा, एमिनो अम्ल है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड होता है, लैक्टिक अम्ल, यूरिक एसिड। आगे बात समझिए, लेकिन एमिनो अम्ल कभी भी होते हैं क्या, एमिनो अम्ल कभी भी पसीने के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में, अब उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने ने किए हैं। आगे बात समझे, कुछ एमसीक्यू क्लास अपने ने की है, ठीक है। आगे देखो एमसीक्यू क्लास अपने ये आप लगाइए ध्यान से। इसके बाद में इसके जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसका आंसर खुद करने की कोशिश कीजिए। ये टॉपिक पढ़िए, पढ़ने के बाद में कोई समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। धन्यवाद।